हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 6 अप्रैल 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। नाउ वन ऑफ द न्यूज़ विच हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो इज़ कि अब जो श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो अब इकोनॉमिक क्राइसिस न रह के पॉलिटिकल क्राइसिस भी बन चुकी है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमेशा से होते आया है that whenever there will be an economic crisis and if it is not solved, then it will lead to political crisis. There will be a demand by the people to change the government if they feel that the present government cannot manage the situation. अगर हम इंडिया की बात करें तो अराउंड 1989 से 1991 तक इंडिया वाज आल्सो गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस, और इसी बीच में अगर हम देखेंगे तो द गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड मैनी टाइम। राजीव गांधी गवर्नमेंट, उसके बाद वीपी सिंह गवर्नमेंट, फिर चंद्रशेखर गवर्नमेंट, देन पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट विच फाइनली drafted a new economic policy for India. They passed a union budget which liberalized economy of India, and since then the forex reserve of India has increased. The FDI in India, that is foreign direct investment in India, has increased. Now Sri Lanka is also going through that political turmoil, so we will study about that. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा दैट इज़ अबाउट द डैम सेफ्टी अथॉरिटी एंड मुल्ले पेरियार इशू। नाउ फ्रेंड्स, इस साल के लिए मुल्ले पेरियार इशू बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मुल्ले पेरियार इशू से ही रिलेटेड है नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट विच वाज पास्ड इन 2021। ये हम दोनों करेंगे और आज ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और फोकस्ड न्यूज़ होगा। देन वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। जो सार्स कोविड-2 जो है वो म्यूटेशन से भी अपना फॉर्म चेंज करता है और रिकॉम्बिनेशन के साथ भी चेंज करता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, वी विल स्टडी दैट। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट अंटार्कटिका बिल। इंडिया ने पास किया है अंटार्कटिका बिल, सो वी विल स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। द फर्स्ट इज दैट लेट डैम कंटिन्यू कमिटी कंटिन्यू फॉर अ ईयर। सो दिस इज रिलेटेड टू मुल्ले पेरियार डैम इशू। यहाँ पे सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में मुल्ले पेरियार डैम इशू को लेके कहा है कि जो अभी मुल्ले पेरियार डैम की जो सुपरवाइजरी कमेटी है उसे बर्खास्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको 1 साल तक चलते रहने दीजिए। उसके बाद हमने एक नेशनल डैम एक्ट पास किया है, नेशनल डैम एक्ट, नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट। जैसे ही नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट पास हुआ है 1 साल के अंदर देयर विल बी अ नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। Okay, so national dam safety authority will be there and it will overtake this supervisory committee. Now friends, let's come to this मुल्ले पेरियार डैम इशू। ये मुल्ले पेरियार डैम इशू है क्या एक्चुअली में? So this मुल्ले पेरियार डैम इशू is between two states, that is तमिलनाडु and केरला. Now ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1890s में। there were two rivers, that is मुल्ला and पेरियार। तो ये जो दोनों रिवर्स थी दे वर ड्रेनिंग इनटू अरेबियन सी। ओके, नाउ क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि ट्रैवनकोर के साथ, उस वक्त केरला वाज अ प्रिंसली स्टेट कॉल्ड एज ट्रैवनकोर, ट्रैवनकोर के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं और एक यहाँ पे डैम बनाते हैं एंड लेट्स डाइवर्ट दिस रिवर्स विच आर फ्लोइंग इनटू अरेबियन सी टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। Got it? So a dam was constructed. So this dam was constructed in Kerala, that is Idukki district of Kerala, and this construction was completed in the year 1895. And Tamil Nadu get the lease of this dam for 999 years. उस वक्त Tamil Nadu was the Madras province under British government. So Madras province got the lease of 999 years under an agreement. That agreement is called as पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट। ओके, सो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि ये डैम जो है वो केरला में है, बट ये जो उसको मैनेज करता है वो तमिलनाडु मैनेज करता है। अब इशू क्या है कि सिंस दिस डैम वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1895, अबाउट 125 साल के ऊपर हो गए हैं इस डैम को, ठीक है। अब देयर इज़ अ सेफ्टी इशू कि ये डैम, केरला का कहना है कि ये डैम कभी भी ब्रेक कर सकता है और देयर विल बी फ्लड इन लो लाइंग एरियाज ऑफ केरला, बट दिस डैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर तमिलनाडु क्योंकि इस डैम का जो वाटर है इट इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर इन मदुरई प्रोविंस। मदुरई एक एरिड रीजन है तमिलनाडु का, उस वहाँ पे इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक जजमेंट दिया, कहा कि कंसिडरिंग द डैम इशू 142 फीट शुड बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर इन दिस डैम। तमिलनाडु चाहता है कि इससे ज़्यादा हो हाइट, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा वाटर स्टोर किया जा सकता है और बाद में यूज़ किया जा सकता है। केरला कहता है कि ये हाइट भी बहुत ज़्यादा है कंसिडरिंग द सेफ्टी इशू। सो दिस इशू इज़ गोइंग ऑन बिटवीन दिस टू स्टेट्स। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे सेंटर आया बीच में। नाउ सी व्हाट डिड द सेंटर सेड। सेंटर ने एक बिल पास किया है दैट इज़ कॉल्ड एज नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट। नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट। सो वाई देयर इज़ अ नीड फॉर नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट। तो अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री in terms of dam, followed by China and USA. India में around there are 5,700 large dams. Much of them are 25 years age old or more. So उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए there is a need for National Dam Safety Act. National Dam Safety Act के अंदर ही there is an authority which is called as National Dam Safety Authority. The job of this National Dam Safety Authority will be to implement the dam safety related policies, protocols and standards. Now let's come to the next news that Gotabaya government loses majority in parliament. So 40 member of parliaments of Sri Lanka's ruling alliance, they have changed the group. Okay, they are sitting now separately from the government. तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो हैं गोटाबाया राजपक्सा, he has now lost his parliamentary majority. Okay, after this switching of side by this 40 MPs. जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इंडिया में एक लॉ है that is called as anti defection which does not allow members of the party to change the side, but श्रीलंका में ये लॉ नहीं है. So even after getting elected from certain parties, श्रीलंका के जो MPs होते हैं they can change the sides, which is called as defection. The next is हाईलाइट न्यूज़ कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 22 यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स, ये न्यूज़ चैनल्स हैं, इनको ब्लॉक किया है. कौन से एक्ट के अंदर? अंडर IT रूल्स 2021. तो इनकी जो क्यूमुलेटिव व्यूवरशिप है ये 22 यूट्यूब बेस्ड न्यूज़ चैनल की, विच आर मोस्ट ऑफ देम आर रन फ्रॉम पाकिस्तान, इनका व्यूवरशिप है 262 करोड़. एंड मिनिस्ट्री ने कहा है कि दिस चैनल्स they are used to spread fake news on sensitive issues related to national security and foreign relations. Now some of the issues on which this जैसे कि issues हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से issues में एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है. तो जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, COVID-19 एंड अदर इश्यूज. नाउ फ्रेंड्स, एक हम स्टेट न्यूज़ में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कर लेते हैं. दैट इज़ CUET 2022, दैट इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022. नाउ दिस विल बी कंडक्टेड बाय एन एजेंसी कॉल्ड एज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एंड नाउ DU कॉलेजेस अलॉन्ग विद अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दे आर गोइंग टू यूज़ दिस स्कोर. पहले क्या था कि DU में जो एडमिशन्स होते थे वो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे होते थे. नाउ दैट विल बी रिप्लेस्ड विद दिस CUET entrance test, and 70,000 undergraduate seats in DU will be filled on the basis of CUET. Now यहाँ पे जो CUET में है, हम पेपर का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं. That will give us more clarity. So it will have 3 sections. One section related to language, one section related to another 20 language, 1A and 1B. Then there will be section 2 that is related to 27 domain specific subject, and section 3 will be general test. This CUET will be conducted by a body, government body called as National Testing Agency. ये जो National Testing Agency है, it was established in 2017. It is located in IIT कानपुर, और जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं विनीत जोशी. Now other exams which are conducted by National Testing Agencies are JEE Main. उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट NEET UG, देन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET, देन ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट GPAT, एंड देन वी हैव कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, एंड द न्यू टेस्ट which is added is CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट.
नाउ फ्रेंड्स लेट्स कम टू दिस न्यूज़, द रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स ऑफ सार्स कोविड 2। अब अगर हम सार्स कोविड 2 के वेरिएंट्स देखेंगे तो दो टाइप में होते हैं, एक होता है जिस म्यूटेशन, एक होता है रिकॉम्बिनेशन। ओके, दोनों में फ़र्क क्या होता है? म्यूटेशन में द वायरस चेंजेस इट्स जेनेटिक कोड बाय जेनेटिक एरर, बाय एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक एरर। रिकॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं? रिकॉम्बिनेशन में देयर विल बी combination of two different types of variants and a third type of variants will be formed, that is called as recombinant virus। ठीक है, अब यूके में एक वेरिएंट पाया गया है, दैट इज कॉल्ड एज XE वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन, इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सार्स कोविड 2 जो है इट इज़ एन RNA वायरस, ओके, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस, एंड इट इवॉल्व बाय एक्यूमुलेटिंग जेनेटिक एरर्स इन इट्स जीनोम। ठीक है ना, मतलब क्या होगा कि उनके जो जेनेटिक कोड्स होंगे वो बदलते रहेंगे। ठीक, नाउ ये जो एरर्स होते हैं, जेनेटिक एरर्स होते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? फॉर एग्जांपल वायरस हैज़ अ जेनेटिक कॉम्बिनेशन, देन इट गोज इनटू अ होस्ट सेल, इट इन्फेक्ट्स एन इंडिविजुअल, फिर वहाँ के उसके जीन्स के साथ इंटरेक्शन होने के बाद क्या होता है कि they modify themselves, they make a copy of itself inside the host cell. So these errors, which जिसको हम mutations कहते हैं, they are the byproduct of replication of this virus inside the cell, and then this genetic error is carried forward, which gives rise to mutant or different variants of COVID-19। अब अगर हम देखेंगे कि ये हमारा रिकॉम्बिनेंट वायरस क्या होता है, ठीक है ना। सो रिकॉम्बिनेंट वायरस में क्या होता है कि यहाँ पे देयर इज़ नो जेनेटिक एरर वर्किंग, इट अकर्स व्हेन टू और मोर lineages of SARS-CoV-2 they are co-circulating in a certain region during the same time। ओके, फिर ये co-circulation की वजह से क्या होता है कि दे रिकॉम्बिनेंट, वो दो लीनिएज रिकम्बाइन होकर एक नया लीनिएज बन जाते हैं। ओके, नाउ इफ यू विल जस्ट सी दैट हाउ मैनी रिकॉम्बिनेंट वायरस वेरिएंट्स हैज़ बीन डिटेक्टेड, तो देखिए एक XA है विच इज़ अ रिकॉम्बिनेंट ऑफ टू वेरिएंट्स, दैट इज B.1.1.7 and B.1.177। then there is lineage XB which was detected in US, and then lineage XC which was detected in Japan, which is a recombinant of alpha virus, and AY.29 sublineage of delta। अब इनको पैंगो लीनिएज जो होता है, इनको एक नया नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड एज XD XC एंड XF। तो यहाँ पे देखिए एक नए जो मिले हैं XD XC एंड XF, उनका कॉम्बिनेशन देखिए, XD और XF जो है दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ AY.4 एंड BA.1, और जो XC है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ओमिक्रॉन लीनिएजेस, दैट इज BA.1 एंड BA.2। ओके, नाउ अगर यहाँ पर हम लीनिएज XD को देखेंगे, so lineage XD it has a spike gene of Omicron inserted into a delta genome. It was first detected in France and Denmark। Okay, then lineage XF है, it was detected in UK in January 2022। Now lineage XC first detected in UK and is a recombinant of BA.1 with BA.2। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि आर रिकॉम्बिनेंट वायरस इज़ मोर डेडली बिकॉज दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास एविडेंस अभी बहुत कम है टू सजेस्ट दैट रिकॉम्बिनेंट lineages हैव डिफरेंट क्लिनिकल आउटकम एज कम्पेयर टू द पेरेंट lineage। The next is Indian Antarctic Bill and its various provisions. So we will be doing Indian Antarctic Bill. Now friends, again if you will just see our earth, the North Pole, here we have Arctic Ocean, and in the South Pole we have Antarctica, okay, which is a continent। उसके बाद हम देखेंगे कि एंटार्क्टिक रीजन हम कहाँ से मानते हैं। सो एक एंटार्क्टिका ट्रीटी है, Antarctica Treaty। So this Antarctica Treaty defines Antarctic region beyond 60 degrees south latitude, beyond 60 degrees south latitude। Okay,
This Antarctica Treaty, it came into effect in year 1961 and India became its signatory later in 1983. Now see, what is the objective of this Antarctica Treaty of 1961? So यहाँ पे जो objective है, it covers the first of all the treaty covers the area south of 60 degrees south latitude. ये सबसे important information है. Then important objective of this treaty is demilitarizing Antarctica. Then it should be free of nuclear test and disposal of radioactive waste, and that it can be used only for peaceful purpose, for example scientific cooperation, scientific experiments, etc. Then to promote international scientific cooperation in Antarctica and to set aside disputes over territorial sovereignty. तो यहाँ पे मतलब ये है कि there should not, Antarctica पे किसी भी country का control नहीं है, okay, and their territories which are there, okay, वहाँ पे dispute को resolve करना. Now यहाँ पे जो 54 signatory countries हैं इस treaty के, उसमें से 29 जो है they have consultative status. It means that they have voting rights. Then the parties to this treaty, they meet each year, which is called as Antarctic Treaty consultative meeting. Now अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अभी तक 37 एक्सपेडिशंस भेजे हैं अंटार्कटिका में. इंडिया का वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है रिलेटेड टू क्लाइमेट प्रोसेस एंड लिंक्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल प्रोसेस एंड कंजर्वेशन एंड पोलर टेक्नोलॉजी. इंडिया का वहाँ पे स्टेशंस भी है. द फर्स्ट स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड कॉल्ड एज दक्षिण गंगोत्री and now it is just a base. Now the two functional research station in Antarctica is Bharti and Maitri. Okay, the next is that what is the objective of this Antarctic Bill 2022. So it is going to set the rules to regulate activities on territories in Antarctica where India has set up research stations. तो यहाँ पे ये होगा कि जो विजिट्स या एक्टिविटीज़ जो होंगी अंटार्कटिका पे उसको रेगुलेट किया जाएगा. ओके, उसके बाद देयर विल बी पेनल प्रोविजंस फॉर वायलेशंस. नाउ प्राइवेट टूर्स एंड एक्सपेडिशंस टू अंटार्कटिका इज़ प्रोहिबिटेड विदाउट अ परमिट और रिटन ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री. द नेक्स्ट इज व्हेन डिड इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी. सो इट बिकेम मेंबर इन 1983. द नेक्स्ट इज इट गिव्स पावर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स to inspect vessel and conduct checks of research facilities. Okay, and then there will be creation of fund called as Antarctic Fund, which will be used for protecting the Antarctic environment. The next important thing is that the bill extends the jurisdiction of Indian courts to Antarctica and lays out parallel provision for crimes on the continent by any Indian citizens or any foreign citizens who are part of Indian expedition. The next is bill in Lok Sabha to ban WMD funding. So External Affairs Minister S.J. Shankar has introduced a bill in the Lok Sabha that seeks to ban funding of weapons of mass destruction and empowers the center to freeze and seize any financial assets of people who are involved in such activities. Okay, तो पहले से एक लॉ है 2005 का रिगार्डिंग WMD, that is weapon of mass destruction and delivery system. Okay, so it bans only their manufacture. Fine, but जो ये नया बिल है it is also going to ban funding of these weapons of mass destruction. The next is Supreme Court has asked district collectors and child welfare authorities in the district to ensure that properties and assets of children who have been orphaned by the pandemic are protected. ये issue क्या है? Issue ये है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कोविड ऑर्फन कहते हैं, दोज हु हैव लॉस्ट आइदर और बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19 सेकेंड और थर्ड वेव और ड्यूरिंग एनी वेव. अब बहुत से इनके पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज़ होंगे जिसके ऊपर इन्होंने लोन्स लिया होगा, ठीक है ना. सो बैंक्स मे ट्राई टू रिकवर दिस लोन्स बाय टेकिंग द प्रॉपर्टी. फाइन, क्योंकि ये जो कोविड ऑर्फन्स हैं दे आर माइनर्स ओनली, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसे चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स एंड चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटीज़ to ensure that properties and assets of those children who have been orphaned by the COVID-19, they are protected and they get it after they turn 18 years of age. The next is the news related to IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change. तो यहाँ पे जो सबसे important point है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक
जो टोटल कार्बन बजट है, टोटल कार्बन बजट का मतलब वो कार्बन एमिशन अगर जिससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ठीक है, उसका अबाउट 80% अभी तक यूज़ किया जा चुका है, ठीक है ना। और उसमें से 66% ऑफ द कार्बन बजट हैड बीन यूज्ड अप, ठीक है ना। अगर टोटल 80% कार्बन बजट है जिसमें से 66% यूज़ किया जा चुका है, ठीक है। और इसमें से जो है कि डेवलप्ड वर्ल्ड है, ठीक है ना, वो मेजॉरिटी ऑफ एमिशन को ओन करता है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है दे ओन ओनली 14%. सो फॉर मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम हाई कार्बन एमिशन टू लो कार्बन एमिशन pathway, developing countries like India, they need a global action and climate and finance to make a transition from fossil fuel based energy to clean source of energy. The next is BrahMos. It is a supersonic missile it was developed by India and Russia jointly, but currently it is manufactured by BrahMos Aerospace Private Limited, and BrahMos India and Philippines have signed a deal where India will be supplying BrahMos to Philippines. The next important news is India condemns Bucha killings, call for independent inquiry. तो यहाँ पे जो बात चल रही है, it is about Bucha near Kiev, where bodies of more than 400 people have been found, and it is alleged that these killings were carried out by Russian military. Now India has condemned this Bucha killing and has called for an independent inquiry. So United Nations Security Council में मीटिंग चल रही थी, which was convened by this month's council president. देखिए ये important है कि अप्रैल के महीने का कौन है president United Nations Security Council का, so it is UK. So over there, India's permanent representative to the United Nations, T.S. Tirumurti, he has called for independent inquiry in the killings of the civilians. The next is Germany shuts down Russian darknet marketplace Hydra. Darknet क्या होता है, ठीक है। डार्कनेट मतलब वो इंटरनेट एड्रेसेस, ओके, जो आपको नॉर्मल ब्राउज़र्स पे नहीं मिलेंगे. दीज आर नॉट इंडेक्स्ड विद नॉर्मल ब्राउज़र्स. इनके लिए स्पेशल ब्राउज़र यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज Tor ब्राउज़र, ठीक है. दे आर एनक्रिप्टेड इंटरनेट एड्रेस, दे आर एनक्रिप्टेड एंड दे कैन नॉट बी फाउंड बाय यूजिंग नॉर्मल ब्राउज़र्स, ठीक है. अब ये एनक्रिप्टेड होते हैं तो इनके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है. सो जो ये डार्क नेट होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटी. So some of the illegal activities are like selling illegal drugs, stolen credit card data, counterfeit currency, fake identity documents, masking the identities of those who are involved in using this encrypted network. तो हाइड्रा एक ऐसा ही डार्क नेट मार्केट प्लेस है रशिया का, विच जर्मनी हैज़ शट डाउन. द नेक्स्ट इज द न्यूज़ थोड़ा बड़ा है, दैट इज HDFC बैंक्स $40 बिलियन डील में फेस रेगुलेटरी हर्डल्स. तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है HDFC, इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन. तो एक HDFC लिमिटेड है, ओके, दिस इज़ एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स लोन्स फॉर हाउसिंग, और इसी का एक बैंक है दैट इज़ कॉल्ड एज HDFC बैंक. नाउ there is a back merger where HDFC, which is a HDFC Limited, which is a parent company, it is merging with HDFC Bank. Now this is a deal of $40 billion. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम की बात हो रही है. प्रॉब्लम की बात क्या हो रही है कि HDFC Limited के दो इंश्योरेंस वर्टिकल्स हैं, दैट इज HDFC Life and HDFC Argo. Now if there is a merger, this HDFC Life and HDFC Argo, they are going to merge with HDFC Bank. सो HDFC बैंक का जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो होल्ड होगा वो RBI के लिमिट से बहुत ज़्यादा होगा. RBI जितना अलाउ करती है उससे बहुत ज़्यादा होगा. सो दैट हियर दे कैन फेस अ रेगुलेटरी हर्डल. प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स दैट हु इज़ द चेयरमैन ऑफ HDFC. नाउ फ्रेंड्स, जो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ स्ट्रेंथन सेकुलरिज्म सेव द रिपब्लिक. तो यहाँ पे द होल रीडिंग द आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब हम इंग्लिश या लीगल का जब हम पैसेज देखते हैं तो वो ऐसे ही टॉपिक से आते हैं, ठीक है. जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत कम बट बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. तो अगर हम देखेंगे
कि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने अभी हिजाब को लेकर जो जजमेंट दिया था कि दैट हिजाब डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, हैंस इट डज नॉट एंजॉय अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा आर्टिकल डिस्कस कर रहा है ये यही डिस्कस कर रहा है कि वाई सेकुलरिज्म इज़ द ओनली वे ऑफ लाइफ इन इंडिया, वी कैन नॉट बी थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक मतलब विच इज़ रन बाय रिलीजियस रूल। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल 27 एंड 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which identifies that our state does not have any religion. Okay, and article 27 it says that no tax can be levied for promoting any particular religion, and article 28 says that no religious instruction shall be given in any educational institutions wholly maintained out of state funds. Okay, अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो पूरी बात ये हो रही है कि इंडिया में पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म को अपनाया गया है, वेयर द स्टेट रिस्पेक्ट्स एवरी रिलीजन, दैट इज कॉल्ड एज सर्वधर्म संभव। ओके, अब अगर इंडिया थियोक्रेसी को फॉलो करता है, ठीक है, तो एक तो जो इसके जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो तो इम्पैक्ट होंगे ही होंगे, साथ में हिंदू रिलीजन में भी जो सो कॉल्ड ऑप्रेस्ड क्लास है, ठीक है, वो भी इम्पैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इफ़ वी स्टार्ट फॉलोइंग द हिंदू लॉज, so the Hindu laws are also discriminatory or oppressive against certain caste. So at last the foundational principle for India is secularism. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.